द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी हम लोग को कौन सा एक नया एक्ट पढ़ना है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो जो मेन पोर्शन वाला जो था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। प्लस अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इसमें क्या है, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, ये किसका एक्चुअल में पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। लेकिन सेक्शन 75 के बाद में क्या हुआ, ऐसा कंफ्यूजन होने लगा, या सेल ऑफ गुड्स मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर तुम देखने जाओगे, ये तो एक जनरल लॉ हो गया ना। अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। अगर कोई शादी का चीज हो रही है, शादी हो गई है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो क्या, सारे ऐसे जनरल एक्ट, मतलब कोई भी चीज में एंटर हो रहे हो तो वो इट वाज बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कौन सी चीज, स्पेसिफिक चीज को अगर मुझे डील करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया और जो उसमें है सारे गुड्स के प्रोविजंस को ऐड किया है। सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोविजंस को? गुड्स के प्रोविजन को। लेकिन ओरिजिनली इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। ठीक है, समझा ये पार्ट? अभी सुनो, यहाँ पे क्या है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 मेरे मन से लिखा है क्या? नहीं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स। हाँ, ब्रिटिशर्स तो है ही है, प्लस उस टाइम पे ये एक्ट हुआ। और ये कमेंस कब से हुआ, मतलब एप्लीकेबल कब से आया? 1 जुलाई 1930। चलो नोटबुक में न्यू पेज पे हेडिंग दो, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड स्पेसिफिकली 1 जुलाई 1930। अपने नोटबुक के टेरेस पे लिखो 1 जुलाई 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन कॉल इट एज सोगा, SOGA। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया सोगा एक्ट, तो सोगा एक्ट मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम ऐसा यूज कर सकते हो क्या? नहीं, तुम्हें वो पूरा फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके, दिया नोटबुक में हेडिंग। ठीक है, उसमें अभी हम लोग क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। राइट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर हमें ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। वो सबसे पहले दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इज इट ट्रू? राइट, उसमें कौन दो पार्टीज होगी? एक बायर होगा और एक सेलर होगा। राइट, अभी बायर कौन है और सेलर कौन है, वो उसका डेफिनेशन हमें पढ़ना है। तो देखो, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, अग्रीज टू बाय द गुड्स मतलब क्या, ऐसा कोई भी बंदा जो कह रहा है कि मैं अभी ये खरीद लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैंटालून में गई, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नॉर्मल दुकान में गई, मैंने बोला मुझे ये शुगर का पैकेट दो, तो आई एम अ बायर, मैं उसे ऑन स्पॉट खरीद रही हूँ। और सपोज यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ये नहीं लिखा कि मैं अभी खरीद रही हूँ, वही बायर में इंक्लूड होगा। अग्रीज टू बाय का मेरे को कोई एग्जाम्पल दे सकता है? मैंने अग्री टू बाय, ये कौन सा टेंस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में आया या फ्यूचर के टेंस में आया? फ्यूचर टेंस में। तो इसका मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है? व्हेन आई एग्री टू बाय, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, एग्जैक्टली। जब मतलब क्या, क्रेडिट सेल कैसे होगा? क्रेडिट सेल में तो हम गुड्स लेके जाते हैं ना। गुड्स लेके जाते हैं, तो आई एम, हाँ, तो यानी वो उसमें आ गया, सेलर में आ गया, अग्रीज टू सेल में, फ्यूचर सेल्स में। हाँ करेक्ट। बायर में कैसा आ गया? सपोज अगर मैंने बोला है कि ये कार मेरे को लेके जानी है, तो मतलब क्या होगा? अग्रीज टू बाय, मतलब नेक्स्ट मंथ में आई अग्री टू बाय दिस कार। राइट, नेक्स्ट मंथ में, तो आई अग्री टू बाय। तो या तो मैं इसे करंटली परचेस कर सकती हूँ या मैं उसको फ्यूचर में परचेस कर सकती हूँ। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स, और इट इज एज पर सेक्शन विद सेक्शन 2(1). नेक्स्ट क्या डेफिनेशन हमें पढ़नी है? सेलर। सेलर मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। अभी सेल्स मतलब क्या हो गया? मैं ऑन स्पॉट बेच रही हूँ। राइट, मतलब जो दुकानों में नॉर्मली सेलर्स है वो बेच रहे हैं, तो दैट इज सेल्स, मतलब कांस्टेंट, मतलब प्रेजेंट में बेच रहे हैं। एंड अग्रीज टू सेल मतलब क्या हो गया?
एग्रीज टू सेल मतलब क्रेडिट सेल्स। फ्यूचर में बेच रहे हैं, तो उसको हम एक्चुअल में सेल्स नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलेंगे उसको? अब ये वर्ड हम एग्रीमेंट टू सेल पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल? अभी फिलहाल ये नोट करके रखो कि फ्यूचर में जो मैं सेल करने वाली हूँ उसको मैं बोलती हूँ एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलती हूँ उसको? एग्रीमेंट टू सेल। एंड इट इज एज पर विच डेफिनेशन? सेक्शन 213। ठीक है, तो buyer means a person who buys or agrees to buy, seller means a person who sells or agrees to sell। जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ऑन एन एवरेज वेटेज इसका 13 to 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें जब भी तुम्हें अगर कोई केस स्टडी पूछे, कुछ भी पूछे, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बायर का मतलब क्या होता है, सेलर का मतलब क्या होता है। तो ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ठीक है मैम, यस। एग्रीज टू सेल मतलब सेल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सेल, मतलब फ्यूचर तो में फिर सेल होगा, फ्यूचर में सेल होगा। लेकिन क्रेडिट सेल्स हुआ है तो मतलब गुड्स चले गए हैं ना, तो वो सेल्स तो हो गया है, उसका पेमेंट तो नहीं आया है ना। तो मतलब आधा ही हुआ है। हाँ, अग्रीज टू सेल, फ्यूचर में आएगा उसका पेमेंट। मैम वो अग्रीज टू सेल प्रॉपर्टी वगैरह में होता है क्या? प्रॉपर्टी नहीं, अभी हम गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें गुड्स का एक बार डेफिनेशंस कवर अप हो जाने दो हमें सब। पूरा अभी लिखना है सबसे ना? पहले डेफिनेशन नहीं, अभी ठीक है रुक जाओ, नीचे का भी पढ़ा देती हूँ। द टू टर्म्स बायर एंड सेलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज। देखो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो ऑब्वियसली इसमें टू पार्टीज होना जरूरी है। तो बायर एंड सेलर, दे आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री पार्टीज टू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। बोथ द टर्म्स आर हाउएवर यूज्ड इन द सेंस ऑफ वाइडर देन देयर कॉमन मीनिंग। तुम्हें सिर्फ बायर का डेफिनेशन सेक्शन 2(1), सेलर का डेफिनेशन सेक्शन 213 लिखना है। मधु सिंह, जब हम गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे, तब मैं बताती हूँ। यस मैम। तो मैम अभी सिर्फ पहले दो लिखना है ना? हाँ, सिर्फ पहले दो, बायर सेलर। डन। अभी देखो, ये तो बायर और सेलर की डेफिनेशन हो गई। अभी हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो फिलहाल गुड्स का मतलब समझो मूवेबल प्रॉपर्टी। फिलहाल के लिए गुड्स का मतलब समझो मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी उसके अंदर भी हम देखेंगे क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है। फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड कि इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller मतलब कौन हुआ? person who agrees or agrees to sell, he sells or agrees to sell, transfers or agrees to transfers the property की definition हमें रीड करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कौन से आएगी? मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इट एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अभी देखो यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में समझने की बात ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नोटबुक है, मैंने वो मधु सिंह को दे दी, क्या मधु सिंह बिकम्स द ओनर ऑफ दैट नोटबुक? कैसे ओनर हो गया? मेरी नोटबुक है ना वो, तो मैंने उसको सिर्फ कॉपी करने के लिए दिया, तो डज ही बिकम्स द ओनर ऑफ द नोटबुक? नो। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये चीज कवर हुई क्या, ये वाला ट्रांजेक्शन? नहीं। मैं क्या ट्रांसफर करूंगी? जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर देती हूँ किसी को, व्हेन अ सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप। देखो, ही अग्रीज टू ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। यहाँ पे ही एग्रीज टू ट्रांसफर्स हिज ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ अ गुड्स to a buyer, then it is called as a contract of a sale। समझा ये डेफिनेशन? लास्ट का पॉइंट में देखो, फॉर अ प्राइस, क्या मैं फ्री का किसी को ट्रांसफर करूंगी? अगर मैं फ्री का ट्रांसफर कर रही हूँ पहली चीज, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या नहीं हुआ, राइट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बात किया कि इट इज अ एक्चुअल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स तो इसके अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए, राइट? और उसमें एक कंसिडरेशन वाज एन एसेंशियल एलिमेंट, राइट?
तो हम जब किसी प्राइस के लिए बेच रहे तो यानी कि यहाँ पे प्राइस का डेफिनेशन जब हम अभी हमें सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं, तो उसके अंदर प्राइस के डेफिनेशन में कवर होता है ओनली मॉनेटरी वैल्यू, मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी, नॉट इन काइंड, ओनली इन मनी। व्हेन आई ट्रांसफर इन मनी देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल का डेफिनेशन क्या हुआ? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ गुड्स, यहाँ पे गुड्स को अंडरलाइन करना, रेड में भूल गई मैं। Goods is a contract whereby the seller transfers or agree to transfer the ownership in the goods to the buyer for a price। ठीक है, समझा? ये डेफिनेशन को तुम लोग चाहिए तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर एक लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि याद रहने के लिए इजी रहता है। मैम इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब सेक्शन नहीं है। नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। मैम सेक्शन नहीं है क्या? सेक्शन चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसने नहीं लिखा। सेक्शन 4(1). हाँ आ गया, देखो सेक्शन 4(1). आदित्य लास्ट लेक्चर में तू नहीं था? नहीं था मैम। एग्जाम भी नहीं दिया तूने? हाँ एग्जाम भी नहीं दिया? मैम, मैं गाँव गया था तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। लेक्चर तो अटेंड किए थे ना, कौन जज करने वाला था मार्क्स पे? एटलीस्ट खुद को पता चल जाता कितना याद है कितना नहीं। यशदीप, प्रणव, दिव्या वीडियो ऑन करो। प्रकाश, जूही, उज्जवल, पूर्वा, धनंजय, चिन्मय, चिकित्सा। नेक्स्ट 10 मिनट में मेरे को वीडियो ऑन नहीं दिखे, मैं डायरेक्ट रिमूव कर दूंगी लेक्चर से। डन? ये लिख के हो गया? नो मैम, एक सेकंड। प्रशांत, आदित्य, बराबर तो दिख रहे हो वीडियो में, फिर इतना क्यों शर्माते हो तुम लोग वीडियो ऑन करने के लिए? चलो डन। हर्षित, कितना डबल ए 2 बार लिख रहा है क्या तू? डन। चलो नेक्स्ट हमें समझना है गुड्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। मतलब अभी देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने सबसे पहले समझा सेलर का डेफिनेशन, बायर का डेफिनेशन। अभी वो बेचेगा क्या? सेलर क्या बेचेगा? गुड्स ही बेचेगा ना। तो वो अभी गुड्स को भी तो समझने की जरूरत है कि गुड्स का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। गुड मीन्स अरे यार मेरा स्क्रीन, गुड मीन, अरे कोई रीड कर दो फर्स्ट लाइन। Good means everything. हाँ ठीक है चलेगा। गुड Good मीन्स means every kind of movable property other than actionable claims and money एंड इंक्लूड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर चीज जो मूव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इयरिंग मूव हो सकती है, बैंगल्स मूव हो सकते हैं, चप्पल मूव हो सकती है, मीन्स इट इज अ गुड। एनीथिंग विच इज मूवेबल इज मूव। एसी मूव हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। फॉर एग्जाम्पल एक्शनेबल क्लेम पे हम थोड़ी देर बाद जाते हैं, मनी को सबसे पहले समझते हैं। अभी देखो मनी, अगर सपोज मैंने तुम्हें मनी को मैं गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकती हूँ क्या? फॉर एग्जाम्पल सेलर मेरे को सिर्फ पैसा दे रहा है और मैं इन रिटर्न उसको पैसा दे रही हूँ, तो क्या मैं इसको सेल बोलूंगी क्या? नहीं, ये अदर टर्म्स में हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। एग्जैक्टली, बार्टर एक्सचेंज। हमने कुछ नाम सुना होगा, गुड्स पे गुड्स हम लोग
एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब क्या इसको एक्चुअल में सेल हो रहा है क्या? नहीं, मैं सिर्फ मनी के बदले वापस मनी, अगर सपोज मैं एक मनी दे रही हूँ और इन एक्सचेंज मेरे को कुछ मिल रहा है, तब मैं उसको सेल कहूंगी ना। तो इसीलिए मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गुड। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी मनी? करंट जो करेंसी चल रही है वो, राइट अगर मैं ओल्ड में भी तो पहले वो 25 पैसा 10 पैसा वो दूसरे अलग टाइप के डिजाइन वाले कॉइन्स हुआ करते थे ना, तो वो क्या है? ओल्ड करेंसी। वो अभी करंटली चल रही है क्या? नहीं चल रही। तो उसको मैंने एक्सक्लूड किया है, उसको मैंने इंक्लूड किया है क्या? हाँ, उसको मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन सिर्फ करंट करेंसी जैसे 500 का नोट, 2000 का नोट, 10 रुपीज जो करंटली अभी चल रहा है, उसको मैंने क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। मनी वाला पार्ट मैम, समझो सबसे पहले। यस, अगर डॉलर्स खरीदे तो वो भी सेल नहीं। डॉलर्स इज अ गुड ओनली ना, क्योंकि डॉलर हमारी करेंसी थोड़ी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्स किसका पढ़ रहे हैं? इंडिया का पढ़ रहे हैं ना, यूएस का थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो उसमें करेंसी मनी मतलब क्या? करंट करेंसी जो हमारी इंडिया में चल रही है, ठीक है। हाँ, फिर अभी देखो नेक्स्ट आता है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या होता है? एनीथिंग ऑन विच यू कैन टेक एन एक्शन। एक्शन मतलब क्या? बाय कोर्ट डायरेक्ट उसको सू कर सकते हैं। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स किस पे एप्लीकेबल है? अभी देखो, केस तो मैं वैसे भी किसी भी चीज पे फाइल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन से एक्शनेबल क्लेम्स किसको कहा गया है? अनसिक्योर्ड डेट्स। हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं सिक्योर्ड डेट्स एंड अनसिक्योर्ड डेट्स। बैलेंस शीट में डेटर्स, अनसिक्योर्ड डेटर्स और सिक्योर्ड डेटर्स, नाम नहीं सुना अकाउंट्स में? किसी को पता है अनसिक्योर्ड Bad सिक्योर्ड? debts, ma'am. Bad debts. बैड डेट्स उसको नहीं, लेकिन रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड मतलब पता है? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। मैम सिक्योरिटी रखते हैं ना। हाँ, सिक्योरिटी रखते हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट मैंने कोई सिक्योरिटी रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सपोज लोन लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, मैम तो शेयर्स पढ़ाइए। क्या पढ़े? शेयर्स, अनसिक्योर्ड शेयर्स। अनसिक्योर्ड शेयर्स थोड़ी कुछ होते हैं। सिक्योर्ड शेयर्स। अनसिक्योर्ड शेयर मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। अनसिक्योर्ड शेयर्स, ओके। सिक्योर्ड सिक्योर्ड शेयर, बस यार, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि रेंट है, रेंट अगर सपोज कोई, मैं इस घर पे रेंट पे रह रही हूँ और मैंने सपोज 1 महीने का रेंट नहीं दिया, फिर मैंने दूसरे महीने का भी रेंट नहीं दिया, तीसरे महीने का भी रेंट नहीं दिया, लेकिन मैंने इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी है क्या? नहीं रखी। तो इसको डायरेक्ट वो जो ओनर है, इस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो डायरेक्ट क्या करेगा? केस फाइल कर देगा इस चीज के अगेंस्ट। तो इसको मैं बोलती हूँ एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब अनसिक्योर्ड, जिसके अगेंस्ट मैंने कोई भी चीज को सिक्योरिटी नहीं रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोन लेती हूँ, तो मैं लोन लेती हूँ तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी रहती है ना। सपोज अगर मैंने लोन रीपे नहीं कर पाई, तो वो लोग क्या मेरी प्रॉपर्टी आके जब्त करके लेके जाएंगे, तो दैट इज अ सिक्योर्ड, कि उसके अगेंस्ट मैंने कोई सिक्योरिटी रखी। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, उसको मैं क्या बोलती हूँ? एक्शनेबल क्लेम्स। तो जहां पे तुम एक्शनेबल क्लेम्स लिखोगे, वहां पे तुम क्या लिखना अनसिक्योर्ड डेट्स, ठीक है। अभी सुनो, good means every kind of a movable property other than actionable claims and money, मतलब इन दोनों को एक्सक्लूड करके बाकी सारी चीजें। अभी यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, एंड इंक्लूड्स लिखा है। अगर तुम प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ोगे, ये मैं तुम्हें फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बता रही हूँ, जैसे अभी तुम आईपीसीसी में जाओगे, फिर फाइनल्स में जाओगे, तो तुम्हें इस वर्ड पे बहुत समझने की जरूरत है कि मीन्स का मतलब क्या होता है, और इंक्लूड यहाँ पे लिखा है इंक्लूड और यहाँ पे लिखा है मीन्स। तो अभी मुझे कोई इसमें डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड? मीन्स मतलब ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर इंक्लूड्स वाले सारे पॉइंट्स आते हैं। नहीं, वापस, मीन्स मतलब? मीन्स मतलब एक ब्रॉडर टर्म होता है और उसके अंदर जो इंक्लूड्स के बाद हम लिखते हैं वो सारे पॉइंट्स उस एक टॉपिक में आते हैं, जिसके पहले हम मीन्स लगाते हैं। अभी देखो, जैसे यहाँ पे बोला है बायर मीन्स, मतलब जो बोला है वही, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसका बेसिक मीनिंग ये होता है। मीन्स मतलब क्या? कि बायर मीन्स हु बाइज और एग्रीज टू बाय।
और इंक्लूड्स में मतलब क्या है, जैसे उसने बोला इट इज अ ब्रॉडर टर्म, मींस मतलब जो एग्जैक्ट टर्म, जो एग्जैक्ट बोला है वही चीज। इंक्लूड्स में क्या हो सकता है, क्या मैं इसमें फर्दर और ऐड कर सकती हूँ, क्या एक्ट इसमें अमेंड करके फर्दर ऐड कर अंडर मतलब चेंजेस Yes. कर सकता है, कर सकता है। Yes. तो अभी इसके अंदर वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड्स। तो इसके अंदर अभी हमें समझना है कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट आता है स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक्स जो गोडाउन में रखे रहते हैं ना, गेहूं अनाज, दैट इज स्टॉक। स्टॉक एंड फिर उसके बाद आता है शेयर्स। शेयर्स कौन से, जो नॉर्मली कंपनीज के शेयर्स है, लेकिन कौन से शेयर्स, ओनली आफ्टर अलॉटमेंट। शेयर्स कौन से, ओनली आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब कि जब उसको अलॉट कर दी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो उसको भी हम गुड्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गन्ने की खेती है, तो मैं उसको काट के हम लोग मूव कर सकते हैं ना, वो गन्ने को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं हम शुगर में। तो ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्या हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट आता है ओल्ड करेंसी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मनी में कौन सी चीज होती है, सिर्फ करंट वाली, और जो ओल्ड करेंसी उसको हम गुड्स में लिखेंगे क्या, यस, देन इट इज अ गुड्स। फिर नेक्स्ट आता है ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्वेयर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी ये घास उगी रहती है, जैसे बारिश हो गई, कहीं पे भी घास उग रही है, तो उसको भी मैं काट के उसको फिर सूखा बना के हम गाय को चराने के लिए दे सकते हैं ना, मतलब इट इज समथिंग विच इज मूवेबल। एनीथिंग विच इज अ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ लैंड, मतलब वो जो लैंड में उग रही है उसको मैं कट करके सेल कर सकती हूँ ना, उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ, तो उसको भी मैं किसके अंदर इंक्लूड करूंगी, गुड्स के अंदर इंक्लूड करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स आर द क्लेम्स व्हिच आर एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट। ओनली बाय एन एक्शन और सूट मतलब मैं उसको कब क्लेम कर सकती हूँ, जब मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगी। एग्जाम्पल डेट, अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, और एग्जाम्पल अरियर्स ऑफ अ रेंट। फिर वही अभी देखो फिक्स डिपॉजिट रिसीट। फिक्स डिपॉजिट रिसीट को भी हम लेकिन गुड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट रिसीट को इसके डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। इसका मतलब क्या, जब हम लोग एफडी बनाते हैं बैंक में, तो हमको एक एफडी का रिसीट मिलता है, एफडी का रिसीट मिलता है ना, जिसके अंदर लिखा रहता है हाँ ये 3 लाख की एफडी बना दी इतने महीने से इतने, तो वो रिसीट को मैं मूव कर सकती हूँ इधर से उधर, तो इसीलिए उसको इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। और वो किसने इंक्लूड किया है, आर कंसिडर्ड एज अ गुड्स अंडर द सेक्शन 176। और ये किसके डेफिनेशन के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के हिसाब से, रीड विद द सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बोला है कि एफडीआर इज अ गुड, और जिसको हम रीड करते हैं किसके साथ, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। तो यानी कि बेसिकली एफडीआर रिसीट इज ऑल्सो अ गुड। तो अभी जब तुम नोटबुक में गुड्स, पहले टॉपिक देना, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है तुम्हें। गुड्स बीच में लिखो, नेक्स्ट लाइन पे गुड्स, उसको ऐसे 2 ट्री में डिवाइड करो। एक साइड में लिखो इंक्लूड्स, एक साइड में लिखो एक्सक्लूड्स। अभी सुनो, जैसे मैंने तुम लोग को बोला यहाँ पे, ए भाई इधर देखो ना सब लोग स्क्रीन पे, जैसे मैंने तुम लोग को बोला गुड्स में क्या चीजें इंक्लूड है, सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से वाले ब्लॉक में जाएगी, इंक्लूड्स में कि एक्सक्लूड्स में? Excludes. एक्सक्लूड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अगर सपोज मैं प्रॉपर्टी घर बेच रही हूँ, तो वो किसके अंदर आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा क्या, नहीं, वो किसके अंदर आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक एक्ट बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ रहे थे, क्या नाम था उस एक्ट का, एनीबडी? मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कौन सा एक्ट है? मूवेबल या इमूवेबल? इमूवेबल। आपने सुबह ही इंडियन बताया था। प्रॉपर्टी एक्ट। क्या, सॉरी क्या? प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा, जिसको क्या बोलते हैं, टोपा। ठीक है, तो तुम्हें वहां पे लिखना है, आई नो इट इज फनी, तो तुम्हें एक्सक्लूड में लिखना है। सबसे पहले वो ब्लॉक बनाए, गुड्स लिखा बीच में, 2 उसके ब्रांचेस बनाए, एक साइड में लिखो इंक्लूड्स, दूसरे साइड में लिखो एक्सक्लूड्स। सबसे पहले एक्सक्लूड का कॉलम लिखो, एक्सक्लूड में फर्स्ट लिखो एक्शनेबल क्लेम्स, उसके ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जाम्पल अनसिक्योर्ड डेट्स,
उसको नंबर 1 दो, एक्शनेबल क्लेम्स को 1 ना है, मतलब न्यूमेरिकल में 1 दो। सेकंड में लिखो मनी, ब्रैकेट में लिखो करंट करेंसी, नेक्स्ट लिखो, एक्सक्लूड में लिखते जा रहे हो ना, सेकंड मनी लिखा। थर्ड लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जो सीएस कर रहे हैं उनके लिए होगा। लिखा। अभी इंक्लूड्स के कॉलम पे आओ। इंक्लूड में फर्स्ट लिखो स्टॉक एंड शेयर्स। मैम थर्ड क्या था एक्सक्लूड्स में? इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ था? इमूवेबल प्रॉपर्टी का फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। अभी इंक्लूड्स में आ जाओ। इंक्लूड्स में नीचे लिखो मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टॉक एंड शेयर्स बोला था आपने, चलेगा, उसके ऊपर लिख ले थोड़ा सा, मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स, ऐसा लिख ले, उसमें रेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं किया किसी ने। ओके देख, ठीक है, जैसे कभी तुम लोग खुद से तो मिस्टेक करते ही नहीं हो, है ना। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, उसमें फर्स्ट लिखो स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, नेक्स्ट लिखो ग्रोइंग क्रॉप्स, थर्ड लिखो ओल्ड करेंसी, फोर्थ लिखो ग्रास एंड थिंग्स, ग्रास एंड थिंग्स attached to or forming part of the land, comma, which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। फिर उसमें नेक्स्ट ग्रास के बाद क्या बोला? ग्रास, ये दिख ना यहाँ पे ओल्ड करेंसी के नीचे जो पॉइंट दिख रहा है ना, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू, हाँ वो वाला पूरा पॉइंट। हाँ मैम आपने अभी भी वो पीडीएफ नहीं भेजा। स्क्रीनशॉट लेने बोला था ना। हाँ अरे स्क्रीनशॉट, बट हाँ मैम वो लैपटॉप में एक स्क्रीनशॉट लेते सेकंड लेने जाते उसमें टाइम कंज्यूम होता है वो। अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, ओके ओके। अरे वो एक्चुअली लैपटॉप में ना, फिर वो फोन में ट्रांसफर करना ही मैं भूल जाती हूँ, भेजती हूँ पक्का पक्का। तुम लोग एक मैम को मैसेज कर देना। मैम तो लैपटॉप से भी डायरेक्टली भेज सकते हो ना, तो मेल करना पड़ेगा ना। व्हाट्सएप वेब ऑन कर लो। मैम जसवीत मैम को फॉरवर्ड कर दो ना। हाँ वही करो। हाँ तो वही बोल रहे लैपटॉप से फॉरवर्ड करने यश। हाँ ओके ओके, समझ गए। हाँ तू वैसे भी आज आड़े। वैसे भी ओके। क्या लिखा लास्ट पॉइंट, क्या लिखा? ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड। हाँ फिर उसके नीचे लिखो एफडीआर रिसीट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, एफडीआर रिसीट्स, एफडीआर। एक सेकेंड ना, मेरे को स्क्रीन पर पीपीटी दिख रहा है? यस। एक सेकेंड, कुछ और ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। ये अभी देखो गुड्स की डेफिनेशन हमें गुड्स का डिवीजन हमें देखना है। दिख रहा है ना? नेक्स्ट गुड्स दिख रहा है स्क्रीन पे, गुड्स और वो तीन। यस मैम। ओके ठीक है, देखो गुड्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर दें। फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। कौन से आते हैं? 3 टाइप, एग्जिस्टिंग गुड्स,
फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। फिर उसमें भी एग्जिस्टिंग गुड्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड और अनअसर्टेन गुड, ठीक है। तो सबसे पहले ये गुड्स का ये वाला चार्ट है ना, गुड्स का डेफिनेशन, ये तुम्हें बाय हार्ट होना ही चाहिए। जब तुम्हें ये बाय हार्ट होगा तब तुम्हें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा अच्छे से आएगा, ठीक है। पर सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन से टाइप के गुड्स है। तो सबसे पहले देखो, गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटीजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन, ठीक है। अभी हम एक का डेफिनेशन, जिसमें हम लोगों ने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया कि गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड, देखो वर्ड के ऊपर जाओ, एग्जिस्ट मतलब क्या, जो करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान में जाती हूँ, ठीक है, मॉल में गए, तो मॉल में से मैंने वो शर्ट, कोई मुझे टॉप अच्छा लगा, मैंने कोई शर्ट अच्छा लगा, मैंने उसे उठाया, तो दैट इज एग्जिस्टिंग ना। एट द टाइम ऑफ, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने वाला है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? एग्जिस्टिंग गुड। तो यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग। कोई फर्स्ट लाइन रीड कर लो। Existing goods are such goods as are in existence at the time of the contract of sale, that is those owned or possessed by the seller at the time of contract of sale, section 6. सेक्शन 6 मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो उस टाइम प्रेजेंट है, जो किसके ओनरशिप के अंदर है? जो सेलर है उसके ओनरशिप के अंदर है, और वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं, उसको मैं बोलती हूँ एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब बेसिकली वर्ड पे जाओ, सामने जो दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि स्पेसिफाइड गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी द फॉलोइंग काइंड, मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। उसमें फर्स्ट कौन सा आता है? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या? मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of a sale is made as per section 214. Example, A had a cars। अभी ये इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी कार्स है, ठीक है। अगर मैंने जब बोला यहाँ पे बहुत सारी कार्स है, ये सारी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने एग्जिस्टिंग गुड्स के फर्दर पार्ट्स देखे थे ना, स्पेसिफाइड, अनअसर्टेन एंड असर्टेन, राइट। तो अगर जब मैं बोल दूं कि इसमें जो ये पर्पल वाली कार है ना, ये जो फर्स्ट वाली कार है, मैं सेलर को बोल दूं मुझे ये पर्पल वाली कार चाहिए, तो ये क्या होगा? स्पेसिफाइड गुड। मतलब क्या? मैंने बोल दिया मुझको ये चाहिए, तो उसका मतलब क्या होगा? स्पेसिफाइड गुड। जैसे कि हम लोगों ने जब मिंत्रा में जब हम शॉपिंग करते हैं या मॉल में शॉपिंग करते हैं, हम बोलते हैं सपोज उसमें साइज होता है ना, लार्ज साइज, मिडिल साइज एंड एक्सेस। तो उसमें से जो सपोज मैंने मिडिल साइज का शर्ट ले लिया, उसमें साइज 34 जो भी साइज होगा वो शर्ट ले लिया, तो दैट इज अ स्पेसिफाइड गुड्स। मतलब मैं वो सारे के सारे शर्ट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक शर्ट को चूज कर लिया, उसको मैं बोलती हूँ स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है। समझा स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब? इसको कॉपी करो। मैम वो चार्ट नहीं बनाना है? हाँ, डन। संडे को तुम्हारा कोई टेस्ट है क्या? यस मैम। मैथ्स का है, मैथ्स का। मैथ्स का। फ्राइडे मैथ्स का टेस्ट और 2 लेक्चर भी है मैम। वो दो। सारे ठीक है। तो मंडे कोई टेस्ट है? जसप्रीत मैम को पता मैम को पता, मैं नहीं पता मैम। ठीक। डन, लिख के हो गया? यस। नेक्स्ट
विराज तू लिख नहीं रहा? एग्जिस्टिंग गुड्स भी लिख लिया? लिख रहा हूँ। ओके लिख लिख। सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स में जब पहुंचोगे तो ये सेक्शन 214 तक ही लिखना है, एग्जाम्पल मत लिखना। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, एक ही लाइन में 3 कार को ड्रॉ कर देना और उसमें से एक कार को ऐसे सर्कल कर देना। ड्राइंग अच्छी है ना सबकी? नहीं मैम ड्राइंग में अच्छी नहीं, इसलिए तो सी कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कुछ भी। इसका मतलब पता है, ये ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, इसका मतलब पता है? इसका मतलब होता है लपेटना, जो तू कर रहा है। Specify goods identified and agreed upon at the time of a contract of a sale. ये अभी तक हमने एक्ट स्टार्ट नहीं किया, हम सब क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैम यस मैं बीच में लीव हो गई थी, वो आपने एग्जाम्पल के लिए क्या बोला वो मैंने सुना नहीं। ये हाँ देखो, ये कार सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। कार की दुकान में हम गए, जब तू चली गई थी ना तो हम कार की दुकान में गए थे और उसमें से हम लोगों ने ये पर्पल वाली सिलेक्ट की थी। तो अगर मैंने पर्पल, ये सारे एग्जिस्टिंग गुड्स है, इसमें से अगर मैं पर्पल को सिलेक्ट करती हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगी? स्पेसिफाइड गुड। यही कार मुझको चाहिए, ऐसा। देन लिख के हो गया? कितना लिख रहे हो? एग्जाम्पल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स का डेफिनेशन तक ही लिखना है। गाड़ी वाली ओ माय ड्रॉ गॉड, कर रहे हैं। गाड़ी ड्रॉ करी? कौन सी? मर्सिडीज वगैरह? नैनो ड्रॉ करो, मर्सिडीज में टाइम। लैम्बो लैम्बो। मैम ये एग्जाम्पल 2 जो टाइप किया हुआ है वो लिखनी है? नहीं मत लिखो, इसे तो मैंने बोला 3 लाइन में एक कोई चीज ड्रॉ करो, उसको सर्कल में डाल दो। मतलब क्या हो गया? जो चीज सर्कल में, इट इज स्पेसिफाइड, मुझको यही चाहिए। ओके डन ना? चलो नेक्स्ट, अनअसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन रखो ना वापस। हो गया मैम। नेक्स्ट देखो, अनअसर्टेन गुड्स। अभी अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? अनअसर्टेन गुड्स आर द गुड्स which are not specifically identified or ascertained at the time of making of the contract. They are indicated or defined only by the description or sample. जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है। अगर मैंने सपोज ये सारी की सारी खाली नोटबुक्स है, ठीक है, मैंने दुकानदार को बोला कि दुकानदार मुझको एक नोटबुक चाहिए, तो क्या मुझे पता है इनमें से कोई कौन सी नोटबुक मेरे पास आएगी? वो येलो दे सकता है, ग्रीन दे सकता है या ब्लू भी दे सकता है। इट इज अनअसर्टेन, मतलब मुझको नहीं पता कि मुझे कौन सी नोटबुक मिलेगी, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? इट इज अनअसर्टेन गुड्स। इसका फर्दर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम दुकान में जाएंगे, चीनी की बोरी रखी रहती है, गेहूं की बोरी रखी रहती है, तो हम जैसे डीमार्ट में भी गए होंगे तुम लोग, तो वहां पे एक जब ग्रोसरी वाला जो सेक्शन है, उसमें हम लोग 1 किलो का जो एक अलग पैकेट रहता है, अपने आप खुद डाल के उसमें लेते हैं ना, हम लोग उस पैकेट में खुद डालते हैं।
तो बेसिकली वहां पे जो सारे गुड्स रखे हैं दैट इज अनसर्टेन. जब मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको मैं छाट के अलग कर लेती हूँ, अपने लिए रख लेती हूँ, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? सर्टेन या स्पेसिफाइड गुड, जो कि हमारा नेक्स्ट आता है. मतलब मैंने उसको छाट लिया तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? सर्टेन गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स. अनसर्टेन मतलब क्या? जो कि लॉट में है, सारे के सारे लॉट में लगे. इसका बेसिक एग्जाम्पल लड़के लोगों के लिए, क्लास में बहुत सारी लड़कियां ही न्यू, फिर एक कोई किसी को पसंद आई, फिर उसमें से ऐसे देखोगे तुम लोग, फिर दूसरा वाला बोलेगा नहीं नहीं भाभी है तेरी, उसको तो ऐसे देखना. असर्टेन, अनअसर्टेन बहुत सारे है ना, उसमें से तो एक को शरीफा तुमने मैम हम चूज ये किया. नहीं करते. हो, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, दैट इज सर्टेन गुड्स, दैट इज स्पेसिफाइड. ठीक है, ये सब काल्पनिक है. एग्जाम्पल्स क्या है? सारे काल्पनिक, जिसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं. तो लिखो अनअसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल लिखो. गर्लफ्रेंड वाला लिखे मैम, कौन सा? गर्लफ्रेंड वाला लिखना है. नहीं, ये नोटबुक वाला लिखना. नहीं तो तुम सॉल्ट का लिख सकते हो, शुगर रैक का लिख सकते हो. एक हो गया अनअसर्टेन, और जब मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? असर्टेन. मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. मैम असर्टेन्ड और स्पेसिफिक सेम नहीं होता? हाँ, लेकिन उसको ये लॉ में डेफिनेशन नहीं दी है. असर्टेन की डेफिनेशन बाय कोर्ट ने दी है. इट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, इट इज डिफाइंड बाय द कोर्ट. एक्ट ने सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स की डेफिनेशन दी है. पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, आने तो पहले ये लिख लो. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है. इफ ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स व्हिच इज लाइंग इन द शॉप, it is the sale of unascertain goods because it is not known which packet will be delivered to him. बहुत सारे पैकेट्स है ना, उसमें से कोई भी एक पैकेट उसके पास चला जाएगा. तो जब वो एक पैकेट उसके पास जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगी? असर्टेन. और जब तक वो सारे लॉट्स हैं, दैट इज अनअसर्टेन. ये अनअसर्टेन और सर्टेन जो डेफिनेशन है गुड्स की या स्पेसिफाइड, ये बहुत ही अच्छे से समझना. इसके ऊपर मैं तुम लोगों को बार बार एक टेस्ट करूंगी जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे, कौन सा गुड्स कौन से टाइप का गुड्स है. तो इसके डेफिनेशन को हमेशा याद रखना. ओके, ये एग्जाम्पल कॉपी मत करो, डिस्क्रिप्शन और सैंपल तक कॉपी करो. रेड वाला जहां लिखा है ना, एग्जाम्पल में लिखो. पहुंच गई? डेफिनेशन पूरी लिख ली? हाँ, तो एग्जाम्पल में मैम इसका कोई सेक्शन नहीं है? नहीं. A goes to a shop. A goes example ना, A example बता रही हूँ. A goes to a shop. A goes to the shop and asks the shopkeeper to give 1 packet of salt. 1 packet of salt. Full stop. The shopkeeper has the shopkeeper has 100 packets of salt. It is a sale of unascertain goods because it is not known which packet is to be delivered. Because it is not known which packet is to be delivered. Full stop. Viraj.
लिख as soon as particular packet is separated from the lot, as soon as particular packet is separated from the lot, it becomes ascertained मैम वो सेंटेंस स्टार्ट से बोलोगे as soon as particular packet, जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है वो लिखना। हाँ, ये जो लास्ट में सेंटेंस है ना यहाँ पे, as soon as the particular packet is separated, it becomes ascertained or specified goods. Done? Done? Okay. नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने थर्ड डेफिनेशन में कौन सा था, एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफाइड गुड्स हमने पढ़े, फिर उसके बाद अनअसर्टेन गुड्स पढ़ा, तो नेक्स्ट थर्ड कौन सा आएगा, असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स हम लोगों ने पहले ही बोल दिया, जब अनअसर्टेन गुड्स में से जब मैं लॉट को सेलेक्ट कर लेती हूँ तो वो कौन से टाइप का गुड्स बन जाता है, असर्टेन्ड गुड्स। यानी असर्टेन गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट has been judicially interpreted। judicially interpreted मतलब क्या, लॉ ने बोला है, इसका मतलब एक्ट में इसका मतलब डिफाइन नहीं किया है। so in actual practice the term ascertain goods is used in the same sense as a specified goods। ठीक है, when from a lot or out of a large quantity of unascertained goods the number or the quantity contracted for it is identified, such identified goods is a ascertained goods। जब बहुत सारा लॉट रखा है, मैंने बोला उसको, मुझको वो जो थर्ड नंबर पे लॉट रखा है ना, मुझको वही चाहिए, वो सारा लॉट क्या था, अनअसर्टेन। जैसे ही मैंने बोला थर्ड वाला लॉट मुझको चाहिए, मतलब थर्ड वाली नोटबुक या थर्ड वाले प्रोडक्ट मुझको चाहिए, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, असर्टेन। असर्टेन कर लिया मैंने, बता दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। ठीक है, इसको अगर तुम्हें फनी वे में एग्जाम्पल याद रखना है तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो एक लड़का था बबलू। ठीक है, बबलू को बचपन से इच्छा थी कि उसकी शादी अपने, अरे अपने एग्जाम्पल में ना गुड्डू एंड गुड्डी, हाँ एक था गुड्डू, उसको बचपन से क्या इच्छा थी कि उसकी शादी किसके साथ हो, गुड्डी के साथ हो। लेकिन जब वो गुड्डी के पापा से मिलने के लिए गया तो उसको पता चला एक्चुअल में गुड्डी अकेली नहीं है, उसकी 4 बहनें भी है। ठीक है, तो जब 4 बहनें उसके साथ आई, जब वो शादी के लिए गया तो 4 बहनें जब थी सामने, दैट वाज अनअसर्टेन, राइट। जब उसमें से उसने सेकंड को सिलेक्ट किया कि नहीं मुझको उसी से शादी करनी है, दैट इज असर्टेन, मतलब कि मैंने उसको ही लेना है। तो यानी कि मतलब क्या, जब अनअसर्टेन, जब मुझको नहीं पता, जब वो लॉट में है और जब मैं एक को स्पेसिफाई कर दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगी, गुड्स में इंक्लूड कर दूंगी, असर्टेन गुड्स में। ओके, इसका डेफिनेशन लिख लो। इसके डेफिनेशन में इतना लिखना, ascertained goods are those which are identified in accordance with the agreement after the contract of the sale is made। और उसके बाद ये जो सेकंड पैरा है ना, when from the lot of out of large quantity, वो लिखना है तुम्हें, फर्स्ट फुल स्टॉप तक लिखना और उसके बाद when from a lot of large quantity से लिखना है तुम्हें।
मैम वो जो फर्स्ट लाइन लिखने बोला उसके बाद आपने कौन सा लिखने बोला? एक्चुअली वॉइस क्रैक हो व्हेन फ्रॉम अ लॉट से। वो पूरा सेंटेंस। हाँ को एग्जांपल पसंद नहीं आया, इशिता अभी भी गुस्से में है। यश के भाई बहन आके भी चेक कर रहे हैं क्या पढ़ रहा है आजू बाजू से। जासूस है जासूस। डन। ओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब हम लोगों ने डेफिनेशन गुड्स में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो गुड्स में हम लोगों ने एग्जिस्टिंग देखा, एग्जिस्टिंग के अंदर भी हम लोगों ने स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन चेक किया, राइट। अभी हमें क्या पढ़ना है? फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। अभी मुझे बताओ फ्यूचर गुड्स क्या हो सकते हैं? एनीबडी नाम से ऊपर कोई बता सकते हैं फ्यूचर गुड्स क्या हो सकते हैं? अब तक रेडी मतलब प्रोड्यूस पूरी तरीके से नहीं हुए बट इन फ्यूचर एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक ठीक है बोलो। प्लॉट खरीदा, प्लॉट बिल्डिंग बनानी खरीदा, बाकी है। बिल्डिंग बनानी बाकी है, तो वो गुड्स में आएंगे ना? सेल्स ऑफ नहीं गुड्स आएंगे। पढ़ रहे हैं ना हम लोग। नहीं नहीं आएंगे यार। हाँ नहीं मैम आएंगे। क्रेडिट परचेजेस। हाँ अभी देखो सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूचर गुड्स मतलब सपोज ये पूरा गन्ने का खेत है, ठीक है, इसमें अभी तक कोई ग्रास वगैरह कोई कुछ उगा नहीं है। मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो नेक्स्ट ईयर जितना भी गन्ना उगेगा वो सारा का सारा मुझको सेल करना। किसको सेल करना? मुझको सेल करना, और बेसिकली मेरी शुगर फैक्ट्री को जाएगा। तो दैट इज व्हाट फ्यूचर गुड्स, मतलब वो अभी नहीं आए ना, वो आएंगे इन फ्यूचर, तो वो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर गुड्स, ठीक है। अभी मुझे बताओ फ्यूचर गुड्स में सेल आएगा या एग्रीमेंट टू सेल आएगा? कुछ एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट टू सेल। सेल, करेक्ट। फ्यूचर गुड्स में कौन सा आएगा? एग्रीमेंट टू सेल। वैसे ही कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं? कंटीजेंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कहाँ पे? व्हिच मे ऑकर और मे नॉट ऑकर। may not occur, exactly. For example मुझे कहा मतलब it depends on the event happening. For example हर्षित ने बोला कि मैडम आप एक काम करना, जो मैं ना मच्छी पकड़ने जा रही थी, तो हर्षित ने बोला कि मैडम एक काम करना, आपको डॉल्फिन मिलेगी ना तो मुझको बेचना, ठीक है। तो मैंने बोला कि ओके चलेगा। तो अभी ये किस इवेंट पे डिपेंड करता है? मेरे वो मछली के जाल में डॉल्फिन भी तो आनी चाहिए ना, तब मैं उसको डॉल्फिन बेच सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, राइट। तो यानी कि जब अगर डॉल्फिन मिलेगी तो मैं उसको बेचूंगी, तो दैट इज अ कंटीजेंट गुड। अभी मुझे बताओ कंटीजेंट गुड में भी कौन सा एग्रीमेंट आएगा? या सेल आएगा या एग्रीमेंट टू सेल आएगा? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, ठीक है। हर्षित, इशिता, यस, तुम तीनों चैट पे बात कर रहे हो ना? चैट ऑफ है मैम। नहीं नहीं बात कर रहे तुम लोग। मैम चैट ऑफ है। ठीक है, इसका अभी डेफिनेशन यहाँ से देखो। मैम उसका लास्ट लाइन बाकी था, आपको बोला ना आपने शिफ्ट कर दिया था। किसका लास्ट लाइन? पिछले वाले का लास्ट लाइन ये बाकी था। हाँ थोड़ा सा बाकी था। ठीक है, एक पहले सेकंड इसको लेगा। मैम यस, कौन? प्रकाश ना? मैम वो जो प्रकाश, क्या क्या? वो जो फ्यूचर और कंटीजेंट का एग्जांपल दिया आपने, हाँ, ये फ्यूचर में भी वो क्रॉप्स उग भी सकते हैं, नहीं भी उग सकते, तो उसका क्यों भी नहीं कंटीजेंट ही हो उगेंगे? गया ना। क्यों नहीं कुछ हो गया, उगेंगे? पानी बाढ़ बारिश आ गई तो मेरे को श्योर है हाँ, कि ये उगेंगे, आर्टिफिशियल क्रॉप्स है तो। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मान ले, खेत का भी नहीं मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मांगा, मैम उसमें मैंने बोला कि पेस्टिसाइड्स ये सब यूज नहीं करेंगे? हाँ मतलब ग्रो करेंगे फिर हाँ, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी यूज अगर किया, वो मेरे भी को श्योर शॉट है कि यहाँ पे उगने वाला ही है वैसे। अगर वो डिफेक्टिव निकला तो? हाँ, अगर वो जो पेस्टिसाइड यूज किया वो डिफेक्टिव निकला, तो उससे बेसिकली तुम क्रॉप्स ऐसे को हार्म बोल हुआ सकते तो? हो कि फ्यूचर गुड्स को तुम क्लासिफाई कर सकते हो कि कंटीजेंट और नॉन कंटीजेंट। डन है। यस मैम। Future goods means goods to be manufactured or produced.
अभी मुझे बताओ मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस में क्या डिफरेंस है? पढ़ते हो तुम बचपन? हम कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज होती है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और क्रॉप्स जैसी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बेसिकली मैन मेड, जो मैन क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है बेसिकली, तो उसको मैन्युफैक्चर, तो मींस to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale. A contract for the sale of a future goods is always a agreement to sale. It is never actual sale because a man cannot transfer what is not in existence. Future goods तो अभी existence में है ही नहीं ना, तो obviously it is a agreement to sale. For example, 1,000 quintals of a potato to be grown on a A's field is not illegal, though the actual sale of a future good is not possible. This is an agreement of a this is an example of agreement to sell. वही contingent goods, the acquisition of which by the seller depends upon the uncertainty. Contingents मतलब कि uncertain events, that is called as a contingent goods. Contingent goods also operate as a agreement to sell. ये तो हमने देखा ना, future goods और contingent goods दोनों कौन से टाइप की goods में sell agreement में आते हैं? Agreement to sell, मतलब correct sale में नहीं आते, agreement to sell के अंदर आते हैं. And not a sale so as far the question of passing of the property to the buyer is concerned. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods also, the property does not pass to the buyer at the time of making the contract. ये कब पास होती है? जब वो goods मिल जाएंगे तब वो उसकी ओनरशिप, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रॉपर्टी मतलब लिखा है तो प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा? ओनरशिप. जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम सिर्फ पोजेशन की बात नहीं करते, हम ओनरशिप की बात करते हैं. पोजेशन तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर सपोज मैं घर में रह रही हूँ, तो ये घर पे तो मैं पोजेशन भले ही मेरे पास अभी है, मैं इस पे रेंट पे रह रही हूँ, लेकिन क्या मैं इसकी ओनर हूँ? नहीं हूँ ना, तो इसको हम सेल्स नहीं मानेंगे. ऐसा मतलब सेल्स लेकिन मैम लेकिन फ्यूचर गुड में एक्वायर्ड बाय द सेलर मतलब उसने बाद में मतलब खरीद के फिर बाद में सेल किया, वो होता है क्या? अक्वायर्ड बाय द सेलर हो सकता है ना, वो तो सेलर के ऊपर डिपेंड है. या तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि ये खेत तुम्हारे हैं तो ये तुम मुझे दे दो, ठीक है. सपोज मैंने उसको अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट दिया होता कि इन फ्यूचर तुम मुझे 1000 शर्ट सप्लाई करना, तो जरूरी थोड़ी कपड़ा उसके पास मिलेगा, उसके लिए उसको वो धागा, मशीन वगैरह जो भी है, सपोज वो फर्दर और किसी से ले सकता है ना, तो ही कैन अक्वायर इट, या फिर वो खुद प्रोड्यूस करके भी दे सकता है. मैम हाँ, एग्रीमेंट टू सेल की, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल की नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कब होगा? जब मैं ऑन स्पॉट कोई चीज खरीद रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी ये सेल हो गया. एग्रीमेंट टू सेल हम किसको बोलते हैं? जो फ्यूचर में होने वाली चीज है उसको हम बोलते हैं ना एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीज टू सेल है ना, सेल्स और एग्रीज टू सेल. लिखना है पूरा. यस, फ्यूचर गुड्स में कहाँ तक लिखा पहले? फ्यूचर गुड्स नहीं में लिखा, कुछ डेफिनेशन बोला ही नहीं आपने. तो तुम लोग सब लिख तो रहे थे, मुझे लगा लिख रहे हो तुम लोग. ठीक है, फ्यूचर गुड्स में डेफिनेशन तक व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस तक. और कंटिजेंट इसमें गुड्स का मैं बताती हूँ. मैम फ्यूचर गुड्स में एग्जांपल ये लिखा है
यस यस फ्यूचर गुड्स में एग्जांपल ये लिख रहा है दूसरा वाला लिख सकते हो अपने मन से, नहीं तो ये एग्जाम्पल लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। दूसरा कौन सा वो शुगर केन शुगर वाला? केन हाँ चलेगा, ये लिख लो, लिखा हुआ है यहाँ पे। कंटिंजेंट गुड्स का बोलूं? हाँ नेक्स्ट हेडिंग दो, थर्ड में कंटिंजेंट गुड्स। इट मीन्स a good which is acquired on uncertain event, uncertain event को ब्रैकेट में डालना, उसके आगे लिखना uncertain, that is uncertain contingency। अनसर्टन इवेंट लिखा ना, उसको ब्रैकेट में डालो सिर्फ, और उसके आगे लिखो अनसर्टन कंटीजेंसी आर कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो सेंटेंस, इट इज an agreement to sell and not a sale. It is an agreement to sell and not a sale. As the seller cannot pass the property, as the seller cannot pass the property, property के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में ओनरशिप। करेक्ट, ओनरशिप। ओनरशिप को हम और क्या बोलते हैं? ओनरशिप को हम क्या और क्या बोलते हैं? टाइटल। करेक्ट, ओनरशिप टाइटल, वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना टाइटल भी, कहाँ पढ़ा था? सब्जेक्ट मैटर में, सब्जेक्ट मैटर बायलैटरल मिस्टेक। यस 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 करेक्ट। हम लोग ने चैप्टर तो ओनरशिप, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखो ओनरशिप टू द बायर। एक बार मेरे को सेकेंड सेंटेंस रीड करके बताओ ना, क्या लिखा है कोई भी। Contingent goods also operate as an agreement to sell and not as a sale. So far as the question of मैं यहाँ से क्यों रीड कर रहा है? जो लिखा है वो रीड कर, यहाँ से तो मैं कर लूंगी ना रीड। ये नीचे का एक्चुअली मैं ऊपर का पार्ट तो मैं क्यों रीड करने बोलती हूँ वो भी बता दी। ऊपर वो सारे म्यूट जूम और हाँ, तो मुझे दिखता ही नहीं ऊपर की लाइन। It is an agreement to sell and not a sale, as the seller cannot pass the property bracket में ownership और title to the buyer. बस इतना लिखा है ना, ठीक है। in other words, हाँ फिर इन नेक्स्ट लाइन में लिखो in other words future goods may be contingent goods. मैं चेक करता हूँ, ठीक है। डन, ओके चलेगा। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फर्दर डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि आज हमने देखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि आया 1 जुलाई 1930 को, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल, जिसके अंदर हम लोगों ने वेरियस डेफिनेशंस देखी कि बायर मतलब मींस अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, जिसके अंदर टू पार्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स or agrees to transfer the property / ownership in goods to the buyer for a price. फिर goods में हमने देखा includes excludes, exclude में हमने लिखा immovable property that covers under the TOPA Act,
देन हमने लिखा कि मनी यानी कि करंट करेंसी, और फिर उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स। उसमें इंक्लूड में हमने लिखा रहेगा स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ओल्ड करेंसी, ग्रास, FDR। गुड्स को फर्दर क्लासिफाई किया हम लोगों ने एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स में। एग्जिस्टिंग गुड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया स्पेसिफाइड, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफाइड मतलब क्या, जो स्पेसिफाइड मैंने बता दी ये गुड्स चाहिए। असर्टेन, अनअसर्टेन मतलब क्या, जो कि लॉट में होगा, उसमें से मैंने एक चीज को सेलेक्ट कर लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगी, असर्टेन या फिर स्पेसिफाइड। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में होने वाले, दैट कम्स अंडर एग्रीमेंट टू सेल। कंटीजेंट वर्ड on the event happening or not happening, right? ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। मैम वो PDF भेजना ना। अभी 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 सेंड करती हूँ अभी। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय।